In the making of a nation, there are एक देश के निर्माण के 3 मौलिक पहलू होते हैं जिनसे हमें शुरुआत में जूझना पड़ा। जब हम देश कहते हैं तो पहली और सबसे बड़ी चीज है क्षेत्र, देश की सीमाएं। it is ये एक दुख की बात है कि हमने पृथ्वी को देशों में विभाजित कर दिया है, लेकिन अभी हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अभी देश ही मानव जाति का सबसे बड़ा समूह है जिसके साथ हम काम कर सकते हैं, इसलिए फिलहाल देशों की जरूरत है। तो जब हम देश कहते हैं इसका मतलब जमीन की सीमाओं से है। जब जमीन की सीमाओं की बात आती है the very first step of starting तो एक देश के रूप में भारत का पहला कदम जमीन के बंटवारे से शुरू हुआ, और यह भौगोलिक तौर पर संवेदनशील तरीके से नहीं किया गया। simply बस जमीन का बंटवारा कर दिया गया बड़े ही निर्मम तरीके से, जिसमें 6 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इस बंटवारे ने बहुत से लोगों की जान ली और लाखों लोगों को बेघर कर दिया। ऐसे हालातों से गुजरने वाले लोगों की एक पीढ़ी अब भी है। उनकी यादें बहुत भयानक हैं। हमने देश के 3 टुकड़े कर दिए, वहां रहने वाले लोगों की जरा भी परवाह किए बिना। सबसे बढ़कर आज एक देश की सफलता आज ही नहीं, हमेशा से किसी देश की सफलता उसकी सैन्य शक्ति या राजनीतिक प्रक्रियाओं से नहीं, बल्कि उसके व्यवसायों की सफलता से होती है। एक देश के रूप में भारत इस बात को सबसे बेहतर जानता था, क्योंकि करीब 250 साल पहले यह धरती की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। दुनिया का 30% निर्यात भारत से होता था। मगर जब हमने देश बनाया तो दुर्भाग्य से हमने अपने सभी व्यापार मार्गों को बंद करके देश बनाया। हमारे व्यापार मार्ग जो मध्य एशिया, यूरोप और अरब में जाते थे, वो काट दिए गए। हमारे व्यापार मार्ग जो दक्षिण पूर्वी एशिया में जाते थे, वो काट दिए गए। only that was left is the maritime route. समुद्री रास्तों को छोड़कर बाकी सारे व्यापार मार्ग बंद हो गए, क्योंकि उन लोगों ने, जिस भी कारण से मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मगर हमने अपने व्यापार मार्ग बंद कर दिए और देश बनाया। फिर हम 3 दशकों तक जूझते रहे, क्योंकि हम कारोबार करना नहीं जानते थे। जो काम हम 10,000 सालों से कर रहे थे, अचानक हम कारोबार करना नहीं जानते थे, क्योंकि सभी व्यापार मार्ग काट दिए गए। अगर आप जमीन दे भी देते हैं तो आपको कम से कम एक हाईवे या रेलवे तो रखना चाहिए था, जो अरब देशों, मध्य एशिया या यूरोप तक जाता। आज या कई साल पहले अगर भारत से यूरोपीय राजधानियों तक जाने वाले हाईवे या रेलवे मार्ग होते तो ये बिल्कुल अलग देश होता। तो हमने अपने व्यापार मार्ग काट डाले, क्योंकि ये बात कुछ ऐसी है। एक कहानी चलेगी या आप सो जाएंगे? No, because for most क्योंकि जैसे ही मैं कहता हूं एक समय की बात है, कई लोग सोचते हैं कि सोने का समय हो गया। कुछ समय पहले एक समुद्री लुटेरा एक बार एक आयरिश शराब खाने में घुसा। समुद्री लुटेरा यानी इन दिनों आप सोमालिया के समुद्री लुटेरों के बारे में सोचेंगे, लेकिन वैसा नहीं, पुराने जमाने का एक बढ़िया समुद्री लुटेरा। तो वो एक आयरिश शराब खाने में घुसा। उसका दाहिना पैर कटा हुआ था और वो एक लकड़ी के स्टंप पर चल रहा था। दाहिने हाथ की जगह पर एक हुक था और एक आंख पर पट्टी लगी थी। एक क्लासिक समुद्री लुटेरा। वो अंदर आकर बैठा और उसने एक ड्रिंक ऑर्डर की। वेटर ने उसकी ओर देखा और कहा, said, "Hey, Jack, अरे जैक, क्या हुआ? पिछली बार जब तुम मिले थे तो ठीक थे, तुमने पैर कैसे गंवा दिया?" he said, "Oh, what उसने कहा, अरे क्या करें, हम समुद्र के बीच में थे और तोप के गोले ने आकर मेरा पैर उड़ा दिया। मगर कोई बात नहीं, जहाज के कारपेंटर ने बढ़िया इंतजाम कर दिया। ये स्टंप पैर जैसा ही है, मैं नाच भी लेता हूं। फिर उसने उसे ड्रिंक परोसी। जब उसने दाहिने हाथ में हुक देखा
तो उसने पूछा, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? वो बोला, हम लोग तलवारबाजी कर रहे थे, लेकिन कुछ मूर्खों को पता नहीं होता कि तलवार को तलवार पर मारना होता है। उसने मेरे हाथ पर मार दी और मेरा हाथ कट गया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे लोहार ने यहां हुक लगा दिया, यह हाथ से भी बेहतर काम करता है। फिर जब वो शराब पी रहा था, उसने पूछा, मगर तुम्हारी आंख को क्या हुआ? उसने कहा, मैं जहाज की दिशा पता लगाने के लिए आसमान की ओर देख रहा था और किसी चिड़िया का मल मेरी आंखों में गिर गया। वेटर ने कहा, मगर चिड़िया के मल से आंख तो नहीं फूटती? उसने कहा, हां, मगर मुझे हुक की आदत नहीं हुई थी। तो हमें आजादी की आदत नहीं हुई थी, इसलिए हमने खुद को ही काट डाला, ये जाने बिना कि हम क्या कर रहे हैं। किसी देश के निर्माण का अगला पहलू हमारे सिस्टम और प्रक्रियाओं का है। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी राजनीतिक व्यवस्था, कार्यपालिका, हमारी सेना और हमारी न्यायपालिका, ये सभी अलग अलग सिस्टम्स हैं। जब कोई किसी देश पर कब्जा करता है तो वो एक तरह के सिस्टम्स बनाते हैं। उन सिस्टमों को नियंत्रण के लिए बनाया जाता है। दुर्भाग्य से बिना अधिक बदलाव के, लगभग बिल्कुल वैसा जैसा अंग्रेजों के राज में था, हमने बस उन्हीं नियम कानूनों को अपना लिया और उन्हीं सिस्टमों को जारी रखा। इसके कारण यह ऐसा था मानो हम ब्रेक लगाकर गाड़ी चला रहे हों। चाहे हम कुछ भी कर लें, यह उसी स्पीड से चलेगा। स्पीड बढ़ती ही नहीं, क्योंकि सभी सिस्टमों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, लोगों को आजाद करने के लिए नहीं। सभी सिस्टम्स जंजीरों की तरह थे। एक जंजीर के अंदर इतनी जंजीरें कि चाहे आप कुछ भी कर लें, आपको लगता है कि आप सही चीज कर रहे हैं, मगर कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि हमने एक आजाद देश के लिए सिस्टमों को नया रूप नहीं दिया। हमने एक गुलाम देश के सिस्टमों को अपना लिया और उनसे एक आजाद देश को चलाने की कोशिश की। मेरे ख्याल से इस तरह के सिस्टम के कारण इस आबादी की एक दो पीढ़ियों के लिए सभी संभावनाएं नष्ट हो गईं और उन्हें काफी तकलीफें सहनी पड़ी हैं। ये शासन करने वाले देश की मानसिकता होती है कि हर नागरिक एक अपराधी है। अगर आप मुझे नियम बता देते हैं तो मैं उसका पालन क्यों नहीं करूंगा? नियमों को इतना घुमावदार बनाया गया कि किसी को पता ही नहीं कि नियम क्या है। चाहे आप कुछ भी कर लें, आपको अपराधी जैसा महसूस होता है, क्योंकि आप नियमों को नहीं जानते, वो इतने जटिल हैं। मैं एक बहुत नामी कॉरपोरेट वकील से बात कर रहा था। वो मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना। मुझे लगता है कि अगर कोई मुझसे कुछ कहता है तो मैं उसे समझ सकता हूं, मगर मैं नहीं समझ पाया। तो मैंने उनसे पूछा, देखिए, आप देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट वकील हैं, आप मुझे जो बता रहे हैं, क्या वाकई वो आपको समझ में आता है? वो बोले, नहीं सद्गुरु, मुझे समझ में नहीं आता। I said, okay. अगर आपको भी समझ में नहीं आता तो ये है क्या? वो बोले, ये ऐसा ही है। तो ये सिस्टम, अब हम इन्हें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। भारत के कारोबारों की जंजीरें खोली जा रही हैं ताकि वो तरक्की कर सकें। It is at the same time साथ ही चूंकि यहां हर रोज सहन शक्ति की परीक्षा होती है, भारतीय बहुत ही लचीले और मजबूत हो गए हैं। वो जहां भी जाते हैं, रोज अड़चनों से जूझते जूझते अगर आप उन्हें किसी ऐसी जगह ले जाएं जहां कोई अड़चन नहीं है, तो वो सुपरहिट हो जाते हैं। anywhere in the वो world. दुनिया में हर जगह जाकर भारी कामयाबी पा रहे हैं। रोज रोज अड़चनों से जूझते हुए वो जबरदस्त ड्राइवर बन गए हैं, जैसे उनके पास छठी इंद्री हो।
हम सिर्फ आगे से आने वाली चीजें ही नहीं देखते, बल्कि अगल बगल से या पीछे से आ रही चीजें भी देख लेते हैं। हम ये भी जानते हैं कि ऊपर से क्या आ रहा है। when we are driving. तो ये भी ठीक है, मगर अब हम ऐसे मुकाम पर पहुंच रहे हैं जहां देश के ढांचे को साफ किया जा रहा है। तीसरी और सबसे अहम चीज है लोग। देखिए, कुछ लोग देश का निर्माण करने में लगे हैं, कुछ लोग मानव जाति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। वास्तव में यहां सिर्फ इंसान है। अगर आप एक महान देश चाहते हैं तो आपको महान इंसानों को बनाने के लिए काम करना होगा। कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर आप महान इंसान पैदा करना चाहते हैं We have to facilitate and structure तो हमें ऐसे तरीकों और सिस्टमों को बनाना होगा जहां इंसानों को बढ़ने से रोका न जाए। every human being can find full expression. हर इंसान अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचे। देश ढांचे में यह बदलाव बहुत जरूरी है, जिसकी शुरुआत होने लगी है। But मगर भारतीयों के पास एक पारंपरिक सिस्टम था, इसलिए लोग बाहरी मदद पर निर्भर नहीं होते। बाहरी गतिविधियों के अलावा अपने खुद के विकास के लिए वो किसी खास बाहरी सिस्टम पर निर्भर नहीं होते। यही वजह है कि चाहे जो हो जाए, ये देश उस तरह अस्त व्यस्त नहीं होता जैसे दूसरे देश हो जाते हैं, क्योंकि अपने अंदर पूरी तरह व्यवस्थित होने की एक मूलभूत समझ है। ये चीज पूरी दुनिया को सीखनी चाहिए। ये भारत की सबसे बड़ी भेंट होगी कि कोई व्यक्ति किस तरह अपने भीतर पूरी तरह से व्यवस्थित हो सकता है in such a way that कि चाहे जो भी हो जाए वो अपने मार्ग पर बने रहेंगे।